यहाँ फ्रेंड्स वेलकम करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सार अकेडमी पर। आज फिर बात करेंगे हम 500 एमसीक्यू सीरीज जो जुलाई 2025 सीटेट के लिए तैयारी किया जा रहा है, जो कि सीटेट के बारे में ये भी चल रहा है कि जुलाई में अब सीटेट नहीं होगा तो हो सकता है अगस्त में होगा। तो हम लोग जो जुलाई 2025 का सीटेट का जो 500 एमसीक्यू सीडीपी का सीरीज़ बनाए थे उसको करेंगे। अगर अगस्त में भी होगा तो यही सीडीपी का सीरीज़ आपको काम कर जाएगा। अगर साल में एक बार भी हुआ, दिसंबर में भी होगा, तो यही 500 एमसीक्यू का जो आप प्रैक्टिस किए रहेगा आपका दिसंबर में कंप्लीट हो जाएगा। तो इस वजह से आप इस प्ले लिस्ट को क्लोज नहीं कर सकते हैं कि जुलाई में सीटेट नहीं होने वाला है। तो जुलाई में अगर सीटेट होगा फिर भी ठीक है, नहीं होगा तो आप दिसंबर में अगर आप सीटेट दे रहे हो तो फिर भी आप जुलाई 2025 सीटेट के हिसाब से 500 एमसीक्यू सीरीज को देखिए, सीडीपी को। तो स्टार्ट करते हैं आज का सीरीज। और सीटेट कब होगा इसके लिए अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देते हैं, उसमें आप उस वीडियो से आप समझ लीजिएगा कि सीटेट आखिर जुलाई में क्यों नहीं हो रहा है और क्या मतलब प्रोबेबिलिटी है कि अगस्त में होगा। ठीक है, तो आज का प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस प्रैक्टिस सीरीज में हम लोग करते हैं 10 क्वेश्चन को, और 10 क्वेश्चन में आप अपने कमेंट सेक्शन में, यानी कि आप इस वीडियो के कमेंट में ये ज़रूर बताएंगे कि 10 क्वेश्चन में आपने कितना स्कोर किया। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी से है कि जो लोग सब्सक्राइब करते हैं वीडियो को देखने के बाद, वो प्लीज़ अपना नाम भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया कीजिए कि मैंने सब्सक्राइब किया, ताकि आपको हम थैंक यू बोल सकें। तो स्टार्ट करते हैं आज का सीरीज़। एक सिर्फ व्यूअर हैं नगमा जी, वो हमेशा कमेंट करती हैं स्कोर को, तो थैंक यू नगमा जी। आज स्टार्ट करते हैं आज का सीरीज। पहला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं, बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं है, सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। देखिए, सीडीपी में एक कंसेप्ट है जेंडर बाइसनेस। जेंडर बाइसनेस का हिंदी होता है लिंग रूढ़िवादिता, यानी कि लिंग के हिसाब से भेदभाव करना। तो ये फर्स्ट ऑप्शन भी उसी को प्रमोट कर रहा है, सेकंड ऑप्शन भी उसी को प्रमोट कर रहा है, और फोर्थ ऑप्शन भी उसी को प्रमोट कर रहा है। यानी कि ये फर्स्ट, ए, बी और डी, ये तीनों गलत है, क्योंकि यही बात बोल रहा है कि लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं। ये बात तो गलत है, ये लड़के को ज़्यादा ताकत दे रहा है, जबकि सीडीपी कहता है कि लड़का और लड़कियों में कोई भेदभाव नहीं करना है। तो इस हिसाब से ये गलत हो गया। लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं, ये लड़कियों को अधिक ताकत दे रहा है, तो इस हिसाब से ये भी गलत हो गया। और समानांतर लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़के यानी कि लड़का जो है लड़की से हमेशा ज़्यादातर बुद्धिमान ही होता है, ये भी गलत हो गया। तो इस हिसाब से जो आंसर सही होगा वो सी सही होगा। तो फर्स्ट का आंसर कौन सा सही होगा? फर्स्ट का आंसर सही होगा सी। सेकंड क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या यानी कि एनसीएफ की रूपरेखा 2005, एनसीएफ 2005 के आधारभूत सिद्धांतों में निम्नलिखित में से कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है? बेसिक जो कंसेप्ट है एनसीएफ का, उन बेसिक थ्योरी में कौन सा कंसेप्ट सम्मिलित नहीं है? नहीं है तो नहीं वाला आप ध्यान से पढ़ा कीजिए, नहीं बहुत डेंजर चीज़ है। तो समझते हैं। अच्छी बाहरी परीक्षाओं का आयोजन करना, अच्छी बाहरी परीक्षाओं का आयोजन करना एनसीएफ ऐसा बोलता है, लेकिन यहाँ पर ये पूछा गया कि क्या नहीं बोलता है। रटने को महत्व प्रदान ना करना, देखिए रटने को महत्व प्रदान ना करना ये भी एनसीएफ बोलता है। पुस्तकों से इतर ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना। था ए और डी तो कंप्लीट गलत हो गया। अब सी, बी और सी में थोड़ा कन्फ्यूज़न है, बी और सी में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। सबसे रटने को महत्व प्रदान ना करना ये भी बोलता है, यानी कि ये भी नहीं होगा। पुस्तकों को इतर ज्ञान प्राप्त करना, पुस्तकों से बाहर जाके भी ज्ञान प्राप्त करना, ये भी नहीं होगा। अब बी सी डी तो एकदम नहीं होगा। अब देखते हैं कि इस सब नहीं में ही है, लेकिन सबसे बेस्ट कौन लग रहा है? तो ए, अच्छी बाहरी परीक्षाओं का आयोजन करना। बाहरी परीक्षाओं का आयोजन करना ऐसा नहीं बोलता है। कौन ऐसा नहीं बोलता है आपको? एनसीएफ। तो यहाँ पर ए जो है वो सही होगा, ए सही होगा। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन करते करते जब हम इसका थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, करते करते समझ में आएगा। क्या बोलता है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 जो है संरचनावाद पर है ना, तो इस हिसाब से ए सही होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सीडीपी के एंगल से यानी कि सीडीपी के हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट सही है? शिक्षा मनोविज्ञान के हिसाब से, है ना, यानी कि चाइल्ड पेडागोजी के हिसाब से बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं, ये तो बात सत्य है। विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता है। विद्यालय से आने से पहले बच्चे 1 सिलेबल वाला वर्ड बोलते हैं, माता पिता को पहचानते हैं, अपने गली को पहचानते हैं, छोटे छोटे चीज़ को जोड़ते हैं, गिट्टी से खेलते हैं, यानी कि बच्चे को पूर्व ज्ञान होता है। तो ये बात गलत हो गया। अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है, अधिगम प्रक्रिया में बच्चे को कोई कष्ट नहीं होता है, बल्कि बच्चा क्यूरियस होता है और लर्निंग हमेशा करता रहता है। अधिगम का मतलब लर्निंग ही होता है, तो ये भी गलत हो गया। बोल रहा है कि कौन सत्य है? बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चे वही सीखेंगे जो पढ़ाया जाता है, बल्कि बच्चे वो भी सीखते हैं जो आसपास देखते हैं। तो यहाँ पर डी भी गलत हो गया। आप जो पढ़ाइएगा वही सीखेगा नहीं। आप पढ़ा रहे हैं ए फॉर एप्पल, पटना में रहने वाला बच्चा ए फॉर एरोप्लेन ही पढ़ेगा, रांची में रहने वाला बच्चा ए फॉर एरोप्लेन ही पढ़ेगा। तो इस हिसाब से आप उसको नहीं बता सकते हैं कि ए फॉर एप्पल ही होता है। तो यहाँ पर ए सही होगा, ठीक है। सीडीपी का एक थ्योरी समझ लीजिए, 4 का 4 ऑप्शन सही होता है, लेकिन जो सबसे सही होता है उसमें से एक को लगाना है। और कभी कभी क्या होता है, 3 निगेटिव ऑप्शन रहता है और एक पॉजिटिव। इसमें 3 निगेटिव ऑप्शन है, ये पॉजिटिव है। सत्य है, सत्य पॉजिटिव पूछ रहा है, असत्य रहता तो निगेटिव, और पॉजिटिव भाई पॉजिटिव, इसलिए ए होगा। बात सीडीपी की इतनी सी है कि आप जितना करोगे प्रैक्टिस उतना आपको सीडीपी समझ में आएगा। बाकी सीडीपी का कोई स्पेशल बुक अगर बाजार में बिक रहा है तो आप उसको ले करके 4 बार 5 बार भी पढ़ लोगे तो आपसे सीडीपी होने वाला नहीं है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। सीडीपी का एक ही थ्योरी है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, बस। बाकी सीडीपी का क्या है, नॉम चॉम्स्की पढ़ो, स्किनर पढ़ो, फिर इसके बाद जीन पियाजेट पढ़ो, उसके बाद स्किनर पढ़ो या कुछ भी पढ़ो, आपको समझ में नहीं आएगा जब तक कि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। सीडीपी का मतलब यही होता है कि प्रैक्टिस। डिसलेक्सिया, 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 डिसग्राफिया पढ़ने से संबंधित, डिसकैलकुलिया मैथमेटिक्स से संबंधित, डिसमोर्फिया भ्रम की स्थिति। तो डिसग्राफिया क्या होगा, या डिसकैलकुलिया, डिसलेक्सिया क्या होगा? डिसलेक्सिया, जो डिसलेक्सिया वर्ड है वो क्या है? देखिए, मानसिक अक्षमता तो होगा नहीं, क्योंकि डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित है, तो ये गलत हो गया। लेखन संबंधित डिसग्राफिया होता है, तो ये भी गलत हो गया। शारीरिक संबंधित तो होगा नहीं, तो आप इसमें क्या लगाएंगे सही? डिसलेक्सिया का क्या होगा? तो शारीरिक संबंधित होगा नहीं। डिसलेक्सिया का मतलब होता है पठन विकार, डिसलेक्सिया का मतलब होता है पठन विकार। विकार से संबंधित जब कंटेंट पढ़ाया जाएगा तब पढ़ाया जाएगा, लेकिन इसमें 4th का सी होगा, ठीक है, याद रखेंगे बात। परामर्श काउंसलिंग का उद्देश्य है, बच्चे का आप काउंसलिंग कर रहे हैं, यानी कि बच्चे के दिमाग का माइंड मैपिंग कर रहे हैं, समझ रहे हैं, बच्चे से बात कर रहे हैं। तो इसका मेन मतलब क्या होता है? बच्चे से बात करना मेन मतलब क्या होता है? बच्चे को समझना, बच्चे की कमियों का कारण पता करना, बच्चों को समायोजन में सहायता प्रदान करना, ये उपयुक्त सभी। देखिए, आप जब किसी बच्चे से बात करेंगे, मान लिया कि 2 क्लास के बच्चे से बात कर रहे हैं, तो आप बच्चे को समझ रहे हैं, तो पहला तो सही हो गया। बच्चे की कमियों का, हाँ, कमी का भी पता लगा रहे हैं कि बच्चा कौन सब्जेक्ट में वीक है और उस सब्जेक्ट के कौन से पॉइंट में वीक है, तो यहाँ बी भी सही हो गया। बच्चे को समायोजन में सहायता प्रदान करना, बच्चे में और क्या समायोजित किया जाए। बच्चा ऐड में अच्छा है तो डिवाइड में कमज़ोर है, तो ऐड के हिसाब से हम डिवाइड भी समझा सकते हैं। माइनस में अगर सब्ट्रैक्ट में कमज़ोर है, मल्टीप्लाई में अच्छा है तो मल्टीप्लाई भी समझा सकते हैं। तो समायोजित करना ये भी सही है, तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो गया 5 का। 6, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है उन्हें धार्मिक पुस्तकें पढ़ाना, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। देखिए, नैतिकता की स्थापना करने के लिए धार्मिक पुस्तक तो पढ़ाया जा सकता है, लेकिन किसी भी विद्यालय में धार्मिक पुस्तक पढ़ाना कहीं भी किसी हद तक सही नहीं के बराबर है। तो इसलिए धार्मिक पुस्तक कुछ हिसाब से सही नहीं होगा। ऐसे हम चारों ऑप्शन पढ़ते हैं, अगर चारों ऑप्शन में से ये ज़्यादा अच्छा लगेगा तो आप इस पर लगाएंगे। शिक्षक का आदर्श रूप से व्यवहार करना, हाँ, ये हो सकता है कि हो, क्योंकि बच्चे आपको देखते हैं और आप ही को पढ़ते हैं। आप जैसे व्यवहार करोगे वैसा बच्चा भी व्यवहार करेगा। आप अगर स्कूल में जीन्स पहन के आओगे, बच्चा भी ट्राई करेगा जीन्स पहन के आने के लिए। आप स्कूल में शुद्ध भाषा नहीं बोलोगे तो बच्चा भी अशुद्धि करेगा। उनके मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना नहीं,
मूल्यांकन करने से कोई फ़ायदा नहीं है। उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश तो आप दे ही नहीं सकते हैं। बच्चे को उपदेश, सबसे नापसंद चीज़ उपदेश आता है। लेक्चर बच्चे को कभी पसंद नहीं आता है। लेक्चर जो है वो आपको कॉलेज लेवल का है। तो बच्चे को आप सीडीपी पढ़ रहे हो 1 to क्लास 8 के लिए, तो आप उसको लेक्चर नहीं दे सकते हैं। धार्मिक तो हम शुरू में ही काट दिए थे। तो शिक्षक का आदर्श रूप से व्यवहार करना ही सही है, क्योंकि बच्चा टीचर को ही देख के सीखता है, क्योंकि बच्चा अनुकरण करता है। और आपको पता भी है कि जो वाइगोस्की है और पियाजे हैं, दोनों बोलते हैं कि बच्चे अनुकरण के हिसाब से बहुत कुछ सीखता है, संज्ञान लेता है। वाइगोस्की बोलते जीन पियाजे बोलते हैं कि संज्ञान लेता है, और वाइगोस्की बोलते हैं कि समाज से अनुकरण करके सीखता है। तो उस हिसाब से बच्चे टीचर को देख के सीखते हैं। तो 6 का बी सही होगा। शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए। टीचर और स्टूडेंट के बीच में कैसा रिलेशन रहना चाहिए? अफेक्शन का, स्नेह का, विश्वास का यानी कि ट्रस्ट का, सम्मान का, रिस्पेक्ट का, या उपयुक्त में से सभी। देखिए, आप जब किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं, खासकर जब आप सरकारी टीचर बनोगे, तो बच्चे से एक स्नेहपूर्वक लगाव होना चाहिए, यानी कि एक प्रेम का लगाव होना चाहिए। प्रेम कैसा? टीचर स्टूडेंट वाला प्रेम, एक लगाव होना चाहिए। अगर 2 क्लास का बच्चा गिर गया तो आपको भी तकलीफ होनी चाहिए। बच्चे को अगर कुछ स्पेलिंग नहीं याद हो रहा तो आपको थोड़ा सा माइंड पर प्रेशर होना चाहिए कि उसको क्यों नहीं याद हो रहा, किस तरह से समझाएं। तो स्नेह तो होना ही चाहिए। हाँ, ट्रस्ट भी होना चाहिए, बच्चे को टीचर पर और टीचर को बच्चे पर। टीचर को भी बच्चे पर ट्रस्ट होना चाहिए कि बच्चा मेरा पढ़ के कुछ ना कुछ करेगा। सम्मान, जी, टीचर बच्चे का रिस्पेक्ट करे और बच्चे रिस्पेक्ट करें टीचर का। तो इस हिसाब से सी भी होगा। तो यहाँ पर सबसे सही कौन है? उपयुक्त में से सभी। तो डी सही हो गया। डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किसने किया था? डाल्टन नाम ही है, डाल्टन नाम है। तो डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किसने किया था, है ना? डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किसने किया था? आपका क्वेश्चन है कि डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किसने किया था। देखिए, फ्रोबेल होगा नहीं, WH किलपैट्रिक होगा नहीं, क्योंकि इन्होंने डाल्टन शिक्षण विधि नहीं दी थी। मिस हेलन पार्क्सहर्ट होगा, और डाल्टन नहीं होगा, क्योंकि डाल्टन जो है डाल्टन शिक्षण विधि का नहीं किया था। तो मिस हेलन पार्क्सहर्ट होगा। मिस हेलन पार्क्सहर्ट ने क्या किया था उसको आप समझिए। डाल्टन शिक्षण प्रणाली का जन्मदाता जो है मिस हेलन पार्क्सहर्ट है, जो कहाँ का रहने वाला है? जो छात्र केंद्रित शिक्षा विधि को सिद्धांत पर आधारित है। यानी कि जो डाल्टन शिक्षण विधि है वो चाइल्ड सेंटर्स टीचिंग मेथड है। तो यहाँ पास 8 का आंसर हो जाएगा सी। 9th, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थी के मध्य बढ़ावा देता है। एक अच्छे टीचर स्टूडेंट के बीच में कैसा प्रमोशन देंगे? प्रतियोगिता की भावना को, सहयोग की भावना को, प्रतिद्वंदिता की भावना को, या तटस्थता की भावना को? देखिए, आप डी सबसे पहले काट दो, डी सबसे पहले काट दो, डी तो एकदम नहीं होगा। अब ए बी सी में देखो कि क्या हो सकता है। ए बी सी में देखो कि क्या हो सकता है। तो प्रतियोगिता बिल्कुल नहीं, प्राइमरी लेवल और मिडिल लेवल पर तो बिल्कुल नहीं, प्रतिद्वंदिता एकदम नहीं। तो यहाँ पर बी सही होगा, सहयोग की भावना को। आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की है, बच्चों को गणित, विज्ञान और भाषा सिखाने की है, बच्चों को मूल्य आधारित शिक्षा देने की है, या बच्चे को सभी कुछ पढ़ाने की है। आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता, हाँ हो सकता है एक अच्छे सुलभकर्ता की हो। बच्चे को गणित, विज्ञान और भाषा सिखा, नहीं, गणित, विज्ञान और भाषा सिर्फ 3 सब्जेक्ट ही नहीं बल्कि सर्वांगीण विकास। तो बी गलत हो गया। बच्चे को मूल्य आधारित तो बिल्कुल नहीं, सी भी गलत। बच्चे को सभी कुछ पढ़ाने की, सभी कुछ अब बच्चे को नहीं पढ़ा सकते हैं, कुछ बच्चा स्कूल से और पर्यावरण से, आसपास की चीज़ों से भी सीखता है। तो सी, डी, बी गलत, ए सही। तो आज का 10वां का ए सही हुआ। आज का जो प्रैक्टिस था वो 10 क्वेश्चन का अभी कंप्लीट हुआ, और इस 10 क्वेश्चन में कहीं पर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न रहा होगा, या किसी क्वेश्चन में हम स्पीड अप कर दिए होंगे या जल्दी में निकल गए होंगे, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। हम उस क्वेश्चन को अगले वीडियो में इंक्लूड करके लाएंगे, जिसको हम डिटेल समझा पाएंगे। तो अभी तक के लिए 10 क्वेश्चन का CDP का प्रैक्टिस कंप्लीट हुआ, और आज ये 23वां वीडियो है, यानी कि लगभग हम लोग 230 क्वेश्चन को कर चुके हैं। अगर आपका सपोर्ट इसी तरह से मिलता रहा तो हम आगे भी आपको प्रैक्टिस करवाते रहेंगे और 500 MCQ सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे, चाहे वो एग्ज़ाम दिसंबर में हो, जुलाई में हो, या अगस्त में हो, या सितंबर में हो।
तो इसके लिए आप रेडी रहेंगे। और प्लीज़ अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो अपना नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करो, ताकि हम आपके नाम को अगले वीडियो में थैंक्स के तौर पर ले सकें। और अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और सीटेट को क्रैक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विजिट अगेन।